नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की सियासत बहुत तेजी से गर्माती हुई नजर आ रही है और इस बीच दूसरे चरण का मतदान हो गया है। यहाँ क्या कुछ समीकरण है ये हम आपको बताएंगे और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पर किस तरीके से फोकस करने वाले हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती क्या अब यूपी से इतर राजस्थान पर उनकी नजरें आकर टिक गई हैं। नागौर में क्या सियासत को बदल सकती हैं। अलवर में क्या बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मायावती माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगी। दिखाएंगे हर खबर और हर खबर के अंदर का डीएनए, यानी कि दिखाएंगे आपको इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसका असर राजस्थान में होता हुआ नजर आएगा ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कुल 95 सीटों पर मतदान हुआ है और ये जरा देखिए 61.2% मतदान हुआ है। हिंसा के बावजूद बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 58.12% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 58.12% मतदान। बंगाल की 3 सीटों पर 75.27% मतदान हुआ है। वहीं बिहार की 5 सीटों पर 58.14% मतदान हुआ है। ओडिशा की 5 सीटों पर 57.41% मतदान हुआ है। असम की 5 सीटों पर 73.32% मतदान हुआ है। इसके अलावा मणिपुर की 1 सीट पर जरा देखिए 74.69%। महाराष्ट्र की 10 सीटों पर 55.37% मतदान हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 43.37% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 68.70% मतदान हुआ। कर्नाटक की 14 सीटों पर 61.80% मतदान हुआ है। वहीं पुडुचेरी की 1 सीट पर 72.40% मतदान हुआ है। तमिलनाडु की 38 सीटों पर 61.52% मतदान हुआ। कुल सीटों पर औसत 61.12% मतदान यहां पर हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का जो आज मतदान हुआ है उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। तो ये वो जानकारी जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ये सोच रही होगी कि उनके पक्ष में मतदान होता हुआ नजर आए और बीजेपी ये सोच रही होगी कि उनके पक्ष में, और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इस मतदान के दौरान अपना सांसद लोकसभा तक पहुंचाने की उम्मीद यहां पर लगा रही होगी। लेकिन अब जिक्र करते हैं राजस्थान का। सूबे में खत्म हुआ नामांकन का दौर और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का अंतिम दिन यहां पर रहा है। ये जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का नामांकन का आज अंतिम दिन रहा और इस दौरान कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया है ये जरा देखिए। 98 प्रत्याशियों ने आज 120 नामांकन भरे हैं। 12 लोकसभा क्षेत्रों में ये नामांकन दरअसल भरे गए हैं। 13 में पहले नामांकन हो चुका है, 25 में से बाकी की 12 पर आज हुआ। शून्य नामांकन वाला एक भी लोकसभा क्षेत्र नहीं है और वो मुमकिन भी नहीं है। दूसरे चरण में कुल 173 प्रत्याशियों ने 229 नामांकन कुल भरे हैं और 20 अप्रैल को प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी, स्क्रूटनी यहां पर होगी और 22 अप्रैल तक नाम जो है वापस प्रत्याशी ले सकते हैं बशर्ते कोई उनको मनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन एक बार फिर से बचे हुए उम्मीदवारों की तस्वीर इसके बाद साफ होती हुई नजर आएगी कि जो बाकी के उम्मीदवार, किन्हीं का पर्चा खारिज होगा तो किन्हीं का नामांकन यहां पर रद्द कर दिया जाएगा और साथ के साथ हो सकता है कि कोई अपना पर्चा वापस भी ले ले। उसके बाद तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर कितने प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में इन 12 सीटों पर नजर आने वाले। लेकिन दूसरे चरण में 229 नामांकन कुल हुए हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दी। कुछ और आंकड़े यहां पर हम आपको बताते हैं। दूसरे चरण में कुल 173 प्रत्याशियों ने ताल यहां पर ठोकी है। 12 सीटों पर 173 प्रत्याशी हैं और जिन्होंने ताल यहां पर ठोकी है सबसे ज्यादा जयपुर में 34 उम्मीदवारों ने 41 नामांकन यहां पर भरे हैं। भरतपुर में 10 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन, करौली धौलपुर में 5 उम्मीदवारों ने 8 नामांकन यहां पर सबसे कम भरे हैं। दौसा में 12 प्रत्याशियों ने 19 नामांकन यहां पर भरे हैं। यहां पर वैसे भी मुकाबला 2 महिला प्रत्याशियों के बीच है।
सीकर में 17 उम्मीदवारों ने 21 नामांकन पत्र भरे हैं। जयपुर ग्रामीण में 11 उम्मीदवारों ने 16, अलवर में 13 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र भरे हैं। नागौर में 14 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र यहां पर भरे हैं। यह भी हॉट सीट है। सीकर में 17 उम्मीदवारों ने 21 नामांकन पत्र यहां पर भरे हैं। इसके अलावा आगे आइए, जयपुर ग्रामीण में 11 उम्मीदवारों ने 16 नामांकन यहां पर भरे हैं। ये भी आंकड़ा यहां पर सामने आया। अगला जयपुर यानी कि जयपुर शहर में 34 उम्मीदवारों ने 41 नामांकन यहां पर भरे हैं। वहीं इससे आगे जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये वो जानकारी जो आज नामांकन भरने के दौरान सामने आई है। अलवर का जरा रुख करते हैं। 13 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन यहां पर भरे हैं। वहीं अगली सीट देखिए, श्रीगंगानगर में यहां पर 11 उम्मीदवारों ने 17 नामांकन भरे हैं। इसके अलावा चूरू में 17 उम्मीदवारों ने 21 नामांकन पत्र यहां पर भरे हैं। किसी प्रत्याशी ने 2 से ज्यादा भी नामांकन भरे होंगे। झुंझुनू में 17 उम्मीदवारों ने 17 ही नामांकन भरे हैं, यानी कि यहां पर 17 के 17 प्रत्याशियों के भरोसा कि उनका नामांकन पत्र जो है वो खारिज नहीं होगा। दूसरे चरण का ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज का दिन बेहतर रहा सियासी तौर पर, क्योंकि कई तरीके की रैलियां पार्टियां करती हुई नजर आई। उनमें से एक पार्टी थी हनुमान बेनीवाल की जनसभा के दौरान। सियासी मायने उसके क्या रहे, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी नागौर से चुनाव लड़ रही है। सियासी मायने आज की रैली के समझिए। जाट राजपूत एकता दिखाने के प्रयास यहां पर किए गए हैं, जो रैली यहां पर की गई है। और जाट राजपूत जो एकता दिखाई गई है, उसके जरिए बेनीवाल राठौड़ का सियासी गठजोड़ यहां पर दिखाई दिया है। ताकत और एकजुटता दिखाने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया है। जबकि राजस्थान में दोनों वर्ग आमने सामने रहते हैं। कहा जाता है कि जाट अगर एक पार्टी को वोट करता है तो राजपूत दूसरी पार्टी को वोट करता है। वर्तमान में कुछ सीटों पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी यहां पर देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस रणनीति क्या कुछ बना रही है, और राहुल गांधी ने जिस न्याय योजना का जिक्र किया है उसको राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से भुनाती हुई नजर आएगी, इससे जुड़ी अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि न्याय योजना पर कांग्रेस का बड़ा सर्वे पूरे देश में एआईसीसी ने करवाया है सर्वे, और कितने लोगों तक जानकारी पहुंची है न्याय योजना की, इसको लेकर दरअसल ये सर्वे कराया गया है कि आखिर राहुल गांधी ने जो घोषणा की है क्या वाकई में उस जमीन तक लोगों तक पहुंच भी पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। सर्वे में राजस्थान नंबर 1 आया है, यानी कि सबसे ज्यादा न्याय योजना की जानकारी अगर किसी के पास है तो वो राजस्थान के पास है। राजस्थान में 70% लोगों को न्याय योजना की जानकारी है। अब राजस्थान में बड़े प्रोजेक्ट पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी। न्याय मतलब न्यूनतम आय गारंटी योजना, जिसको घोषणा पत्र में कांग्रेस ने डाला और यह कहा कि जो बीपीएल परिवारों में सबसे गरीब 20 करोड़ लोग होंगे उनको सालाना 72,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। लेकिन एक चिट्ठी का जिक्र कांग्रेस के अंदर चल रहा है, और वो चिट्ठी राहुल गांधी की चिट्ठी है। राहुल गांधी की चिट्ठी और उसको लेकर सियासत, क्योंकि राहुल ने कांग्रेस पदाधिकारियों को चिट्ठी यहां पर लिखी है। खुद के हस्ताक्षर करके ये चिट्ठी लिखी गई, और इस चिट्ठी में क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल न्याय योजना को घर घर पहुंचाने का आह्वान यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से किया गया, और इसको खुद राहुल गांधी ने हस्ताक्षर यहां पर किया है। यानी सीधा पत्र यहां पर पदाधिकारियों को लिखा गया है। गरीब परिवार 72,000 का नारा राहुल गांधी ने दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी पाकर यकीनन खुश होने की बात है। कांग्रेसी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके अध्यक्ष ने सीधे अपने हस्ताक्षर के साथ उनको चिट्ठी लिखी कि आप न्याय योजना को घर घर तक पहुंचाई, और नारा भी दिया है न्याय 72,000। बहरहाल नागौर का रुख करते हैं, क्योंकि नागौर चुनाव में सरोज प्रजापत की एंट्री हुई है। अब ये सरोज प्रजापत क्या है, कौन है, और किस तरीके से वो पूरे सियासी गणित को यहां पर बदल सकती है। आखिर किसने खड़ा किया है प्रजापत को, सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। और माना जा रहा है कि बीजेपी की कलह के जिम्मेदार बीजेपी और प्रजापत बीजेपी के बड़ी नेताओं में शुमार दरअसल रही है, और चुनाव लड़ने से बीजेपी के वोट में सेंध का खतरा है, क्योंकि मूल ओबीसी वोटों में सेंध उनके खड़े होने से यहां पर लग सकती है। यानी कि नागौर में एक तरफ हनुमान बेनीवाल को लाकर बीजेपी खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अंदर खाने ही बगावत नजर आ रही है, और प्रजापत के खड़े होने से बीजेपी को
डैमेज यहां पर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब इस डैमेज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन इससे पहले हमने एक खबर आपको दिखाई, न्याय, राहुल गांधी का पत्र, और राहुल गांधी के पत्र के साथ न्याय को लेकर जो सर्वे कराया गया उसमें राजस्थान नंबर 1 आया, 70% लोगों को जानकारी। तो क्या वाकई में अब पीसीसी जो कि कांग्रेस प्रदेश ऑफिस है उसमें भी न्याय की ब्रांडिंग की जाएगी? यही हमारी अगली खबर है, ताकि कोई पीसीसी जाए तो उसको समझ में आए कि न्याय क्या है। और पीसीसी में अब न्याय की ब्रांडिंग यहां पर होती हुई नजर आएगी, नए लुक में कांग्रेस दफ्तर यहां पर नजर आएगा। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी के बड़े बड़े पोस्टर यहां पर लगते हुए नजर आएंगे, और रंग रोगन भी इस दौरान दफ्तर में कराया जा रहा है। पीसीसी में कांग्रेस घोषणाओं के पोस्टर भी यहां पर लगाए जाएंगे, और इसका बड़ा कारण दरअसल ये भी कह सकते हैं कि जो पदाधिकारी, जो नेता, जो प्रत्याशी वहां पर पहुंचे, उनकी नजरों के सामने लगातार घोषणाएं रही, रिकॉल होती रही, और जब वो अपने इलाके में जाए तो वो उनका जिक्र करना ना भूले। ये भी एक बेहतर तरीका है योजनाओं को अपने ही नेताओं के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुंचाने का। लेकिन कांग्रेस ने जयपुर के लिए क्या रणनीति बनाई है, ये भी जरा समझिए। जयपुर में डोर टू डोर संपर्क यहां पर किया जाएगा। वैसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण नीति भी है, यहां कचरा नहीं, वोट संग्रहण होता हुआ नजर आएगा। सभी विधायक और मंत्री जनसंपर्क करते नजर आएंगे। एक दो जगह खुद गहलोत भी जनसंपर्क करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल चाहती है प्रियंका का रोड शो। वहीं जयपुर शहर में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तहत महेश जोशी और खाचरियावास चुनाव की जिम्मेदारी यहां पर संभाल रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में 2 कार्यालय यहां पर खोले जाएंगे। 4 दीवारी क्षेत्र में विशेष यात्रा निकालने का प्लान है, और मंत्री खाचरियावास को ये जिम्मेदारी आज दे दी गई है। दरअसल 4 दीवारी जयपुर शहर की सीट के बारे में कहा जाता है कि जिसने 4 दीवारी को साध लिया वो दरअसल कुर्सी तक पहुंच जाता है। रामचरण बोरा जो वर्तमान सांसद, बीजेपी के दोबारा प्रत्याशी, वो जब भारी मतों से जीते थे तो उसके पीछे एक बड़ा रोल 4 दीवारी का रहा था, और इसीलिए 4 दीवारी के लिए अलग से रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी से निष्कासित होकर, निर्दलीय लड़कर हारने के बाद बीजेपी के ही नेता क्या बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आएंगे? और सवाल ये, क्या दौसा में बीजेपी का साथ देंगे बीजेपी के निष्कासित हेम सिंह भड़ाना, या फिर कर्नल वैसला के बूते ही दौसा में बीजेपी को गुर्जर वोटों की आस है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे, लेकिन टिकट कटा, निर्दलीय खड़े हुए, हार गए। अब थानागाजी विधायक के अलावा गुर्जरों को साधने की भी रणनीति यहां पर है। इस दौरान उनके घर वापसी का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या राजकुमार रिणवा और सुरेंद्र गोयल जैसी राह पर भड़ाना भी चलते हुए नजर आएंगे, या बीजेपी भड़ाना को वापस पार्टी में ले लेगी? क्योंकि 2 मंत्री पहले ही जा चुके हैं उनके कार्यकाल के। अब अगर तीसरा मंत्री भी कांग्रेस में जाता है तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होगी और बीजेपी के लिए एक और डैमेज होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अलवर प्रेम किस तरीके से छलक रहा है, इस खबर को जरा समझिए। क्योंकि भंवर जितेंद्र के खास दोस्त में से एक है विश्वेंद्र सिंह, और भंवर जितेंद्र सिंह भी विधानसभा चुनाव में विश्वेंद्र सिंह के नामांकन में शामिल हुए थे। आज मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी भंवर जितेंद्र के नामांकन में मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जाट इलाकों में कर रहे हैं भंवर जितेंद्र के लिए मेहनत। अलवर में वैसे भी भंवर जितेंद्र के लिए मेहनत बेहद जरूरी, क्योंकि एक तरफ बसपा अपने प्रत्याशी उतारकर इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है। वो अलग बात की अलवर में बसपा की कमर तोड़ने का कांग्रेस ने काम किया, और 18 बसपा के नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। तो बावजूद इसके मायावती रैली करने आने वाली है। माहौल क्या यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा? इस दौरान विश्वेंद्र की भूमिका यकीनन भंवर जितेंद्र की जीत और हार में एक बड़ी भूमिका निभाती नजर आएगी। लेकिन अब हम आपको एक जरा हटकर खबर दिखाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बोले आखिर ये केक क्या बना है। आपने सुना होगा जन्मदिन होता है, केक कटता है। आज दरअसल आज नहीं कल भंवर लाल शर्मा का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर मंच पर केक ला गया। जब सीएम दे रहे थे अपना संबोधन, तब कहा, मैंने आज तक कभी केक काटा ही नहीं।
मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये केक बना क्या है। अब सीएम ने कहा तभी मैं केक काटने के समय नहीं गया। आखिरकार ये बात बोलने के बाद सीएम ने बधाई यहां पर यकीनन दी, लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा कर दिया कि अक्सर हम जो सब देखते हैं वो दरअसल मुख्यमंत्री से बहुत दूर की चीजें हैं। वो राजनीति में इतने मशगूल होते हैं कि बाकी चीजों की तरफ शायद उनका ध्यान नहीं जाता और उसको वो महत्व भी नहीं देते हैं। लेकिन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की सियासी गपशप क्या कुछ कह रही है, जी हम आपको बताते हैं, क्योंकि राजपूत समाज में कांग्रेस की सेंधमारी यहां पर दिखाई दे रही है। युवराज के सारथी का प्लान कामयाब यहां पर रहा है और किस तरीके से सेंधमारी करते हुए युवराज के सारथी का प्लान कामयाब यहां पर रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजपूत समाज के क्षेत्रों में जाकर चुनावी बैठकें यहां पर की जा रही हैं। ऐसे में राजपूत छत्रप लग रहे जिताने में और डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं ये राजपूत छत्रप, यानी कि डोर टू डोर वोट बटोरने का काम यहां पर किया जा रहा है, वोट संग्रहण का काम यहां पर किया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है और पार्टी मिशन 25 में कामयाब होगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस में लगातार लोग आते जा रहे हैं और शुरू में कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पायलट ने पीसीसी में वो रूम का जायजा भी लिया। सचिन पायलट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। सर, पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है, कैसा कर रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जहाँ सभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पब्लिक जो बदलाव विधानसभा में किया है उसी तर्ज पर और अधिक बदलाव कर सत्ता कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। देश भर में एक बदलाव का माहौल बन चुका है। राजस्थान में हमारे जो सरकार के निर्णय रहे हैं उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने प्रत्याशियों को जिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है उठ नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ नेतृत्व नहीं है। कौन किसका नेतृत्व कर रहा है जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस में सत्ता और संगठन मिलकर मिशन 25 पूरा करेंगे। मुद्दे जो आप जो चाहते थे उसमें आपको कामयाबी मिली है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवाद पे लड़ रही है और आप विकास पे। हम लोग तो देश की भलाई, देश में जो गणतंत्र और लोकतंत्र हमारा जिसको कमज़ोर करने की कोशिश भाजपा कर रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, नफरत किसी से नहीं है। सैद्धांतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। विचारधारा को जनता परखेगी, जो बेहतर होगा उसको जिताएंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। 23 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम है बाणेश्वर धाम का। उसके बाद इस महीने के आखिर में दोबारा उनकी कई रैलीज होंगी और हमने आग्रह किया है प्रियंका गांधी जी को भी, सोनिया गांधी जी को भी, वो भी समय निकाल कर यहाँ पे हमारे प्रचार में आए और हमारे जो अभियान को और बल दें। चूरू की सभा में बड़े लोग जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज पूर्व मंत्री जो है भाजपा के वो भी आए हैं। क्या और आपकी रणनीति का हिस्सा इस तरह का? जो व्यक्ति राहुल जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट करके कांग्रेस की विचारधारा में आस्था प्रकट कर रहे हैं उनको केस बाय केसेस लेकर हम लोग पार्टी में जगह दे रहे हैं ताकि हम सब बेहतर परिणाम लेकर लोकसभा में आए। सर, मिशन 25 ही है, ये पूरा देखते से पूरा करेंगे उसको। मिशन 25 है वो पूरा करेंगे और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको देख के काफ़ी खुश है सचिन पायलट। अब देखना यह है कि जनता किस तरह का परिणाम देती है। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राजस्थान के रण में उतरेंगी। मायावती 28 अप्रैल को नागौर के जायल और अलवर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, यानी मुस्लिमों को मैदान में उतारकर एक तरफ मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर दलित वोट बैंक बहुतायत में है। तो क्या मायावती दोनों सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आ रही है? ये रिपोर्ट देखिए। हाथी का सिंबल राजस्थान में कई सीटों पर उछाल ले सकता है और दोनों मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है। यूपी में सपा से महागठबंधन के बाद मायावती के हौसले बुलंद हैं। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ मायावती राजस्थान के चुनावी रण में उतरने जा रही है। जिस तरह का गठबंधन यूपी में अखिलेश और मायावती के बीच हुआ, कुछ उसी तरह की मिजाज वाली सीटों पर मायावती ने प्रचार का निश्चय किया है। बसपा सुप्रीमो नागौर के जायल और अलवर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेगी। दोनों जगहों पर बीएसपी के सिंबल पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है। वहीं उन सीटों पर दलित वोट भी बहुतायत में है। नागौर में बीएसपी ने मुश्ताक खान को उम्मीदवार बनाया है, जहां करीब 2 लाख वोट मुस्लिमों के हैं। नागौर, डीडवाना और मकराना में मुस्लिम विधायक रहा है। वहीं दलित वोटों की संख्या 3 लाख के आसपास है। वोटों के सामाजिक समीकरण के जरिए मायावती के नागौर दौरे को समझा जा सकता है। अलवर में इमरान खान बीएसपी के उम्मीदवार हैं। बीते विधानसभा चुनाव में
किशनगढ़ बास और तिजारा में हाथी ने फतह किया था। मेव मुस्लिम वोटों की आबादी करीब 3 लाख है। दलित वोटों की आबादी करीब 4 लाख है। 16% वोट बीते विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ अलवर जिले में मिले। मायावती केवल प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों में ही राजस्थान में जनसभा करने आ रही हैं, जहां सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव जीता जा सके। बीएसपी का दलित वोटों पर प्रभाव है। राजस्थान में भी अलवर का इलाका बीएसपी वोटों के लिए मुफीद रहा है। काशीराम का पुराना प्रभाव यहाँ बीएसपी को निश्चित अनुपात में दलित वोट दिलाता ही है। मेव और दलित वोट अगर साथ आते हैं तो अलवर में मुख्य दलों के लिए परेशानी हो सकती है। नागौर में बीएसपी का मजबूत आधार नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम सियासत यहाँ मजबूत रही। यूनुस खान, हबीबुर रहमान और जाकिर कैसावत यहाँ के बड़े मुस्लिम लीडर हैं, जिन्होंने विधानसभा में भी दस्तक दी। यही कारण है कि हाथी के सिंबल से यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी है। सवाल यही है कि बीएसपी समर्थक दलित वोटों का कितना साथ मिलता है। बहरहाल राजस्थान में बीएसपी ने चाहा था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन मौजूदा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस को ही चुनौती देने में जुट गए हैं। आखिर इससे क्या समझा जाए? हाथी और हाथ के बीच बढ़ती दूरियां। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या वाकई में मायावती यहां पर बदलाव करती हुई नजर आएगी? जिक्र अलवर के जातिगत समीकरण का और उसके साथ साथ जिक्र आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर पहुंचे, भंवर जितेंद्र के लिए रोड शो किया और उस दौरान भारी समर्थन मिला है। अब इसके सियासी मायने क्या है, इसी को समझने के लिए देखिए एडिटर पिक्स, क्योंकि यही है आज की हमारी एडिटर पिक्स। राजस्थान की सियासत में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि अलवर में जिस तरह का रोड शो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भंवर जितेंद्र सिंह के लिए किया, वो आज का दिन सुर्खियों में रहा। और खास बात यह है, भंवर जितेंद्र सिंह वो शख्स है जो कि गांधी परिवार के बेहद नजदीक है। गांधी परिवार का उनके साथ आज से नहीं बरसों पुराना संबंध है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो कई सालों से हम देख रहे हैं। और यही कारण है कि जब भंवर जितेंद्र सिंह पहली बार सांसद बने थे, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का अवसर मिला, स्वतंत्र महकमा उन्हें दिया गया और अलवर में उन्होंने कई माइलस्टोन काम उस समय किए, जो आज भी अलवर की जनता याद करती है। लेकिन अलवर की राजनीति में खास तौर पर यादव पॉलिटिक्स का अहम विस्तार है और यादव उनके सामने उम्मीदवार है। और एक तरह से कहा जाए तो आबादी के लिहाज से भी, अलवर के मतदाताओं के लिहाज से भी यादव एक बड़ी जाति है जो अलवर की राजनीति को, वहां के समीकरणों को प्रभावित करती है। भंवर जितेंद्र सिंह गैर यादव समीकरण में वहां चुनाव जीतते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिन जाति वर्गों से आते हैं, उन जाति वर्गों का भी अलवर की राजनीति में, अलवर के जातिगत समीकरणों में और वहां के भूगोल में बहुत ही बड़ा महत्व है। सोशल इंजीनियरिंग का ये जो पुट है, जो हमें आज अलवर की धरा पर सियासी तौर पर नजर आया, वो भंवर जितेंद्र सिंह के लिए एक तरह से कहा जाए तो काफी अहम हो सकता है। अगर पूरी तरह ही सोशल इंजीनियरिंग कारगर रही तो चुनाव परिणाम उनके अनुकूल आ सकते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आज के समीकरणों के लिहाज से जिस तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार से उन्हें मिल रही है, और यादव छत्रप के नाते वहां पर फिर से बीजेपी एक नए उम्मीदवार को खड़ा करके जड़ों को जमाने की कोशिश कर रही है, वहां पर भंवर जितेंद्र अपनी पुरानी सियासत और सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत उन जातियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हैं, जो ये कहा जा सकता है कि गैर यादव समीकरणों के तहत वहां पर आती है। चलिए, इलेक्शन इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए न्यूज एट डिनर। नमस्कार।